कैसे हैं आप लोग? चले बेटा, हम स्ट्रेट अवे अपना जो लर्निंग यूनिट है नंबर 3, और उसमें हमने बात करनी है प्रोटीन्स की। उसका आगाज करते हैं। आज हम सिर्फ प्रोटीन्स को करेंगे, बाकी इंशाल्लाह हम इसको कल कैरी ऑन करेंगे। क्योंकि तबीयत जो है बेटा वो नहीं समझ रही, तबीयत आस्ता आस्ता जो है हम काम खराब ही होता नजर आ रहा है। शनबी प्लीज मैसेज को जरा बंद कीजिएगा। हमारा टॉपिक है प्रोटीन्स। प्रोटीन को जब आप बेटा डिफाइन करते हैं तो आप कहते हैं दीज आर पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये अमाइनो एसिड्स की पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। आप इसको बहुत तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि या आप ये भी कह सकते हैं प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, या आप यूं भी कह सकते हैं अ प्रोडक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ एनी जीन एक्सप्रेशन। जब भी जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है तो वो जो भी प्रोडक्ट बनती है हम उसको प्रोटीन कहते हैं। क्योंकि आपको पता है बेटा, जब भी ये बनेगी जब भी जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो वो हमेशा एक प्रोटीन के रिजल्ट में ही बनेगी। अच्छा, उसके बाद जब आप देखते हैं तो आपकी बुक में लिखा हुआ है प्रोटीन इज मोस्ट abundant ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये आपने एमसीक्यू बड़े गौर से देखना है। मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज है, लेकिन मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन ऑर्गेनिजम्स वो बेटा वो प्रोटीन्स हैं। ये एमसीक्यू बहुत दफा कंफ्यूज भी करता है लोगों को। जब हम इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं तो प्रोटीन इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन की एलिमेंटल कंपोजिशन होती है। लेकिन बाज अमाइनो एसिड्स के अंदर हमें सल्फर भी मिलेगा, जो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड भी होते हैं, और सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन्स भी होती हैं। इसकी हम बात भी करेंगे आने वाले टॉपिक में। लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है कि कोई भी प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन में भी सिंगल और मोर देन वन
पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड चेन। कोई भी जो प्रोटीन होती है वो या तो सिंगल या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसके ऊपर मुश्तमिल होती है। ये 2-3 डेफिनेशन थी, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब मैं इसको फिर रिपीट करता हूँ, आप लोग गौर से सुन लीजिएगा। अ प्रोटीन में बी डिफाइंड एज पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड, दे माइट बी अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, आप जानते हैं इसको। या आप इसको तीसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, अ प्रोडक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ एनी जीन एक्सप्रेशन। जब भी बेटा जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा। और आपको पता है चैप्टर नंबर 20, जब मैसेंजर आरएनए की ट्रांसलेशन होती है तो उसके नतीजे में प्रोटीन बनती है। इट द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द ऑर्गेनिजम्स, और आपको पता है इट इज 50% ऑफ ड्राई वेट ऑफ द सेल। मतलब आप सेल को या ऑर्गेनिज्म को उस ड्राई वेट का 50% ये है, सिर्फ प्रोटीन होती है। और प्रोटीन इज कंपोज्ड ऑफ एलिमेंटल कंपोजिशन। जब आप देखेंगे तो एलिमेंटल कंपोजिशन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, दे आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एलिमेंटल कंपोजिशन। और आप बात करें प्रोटीन में भी अ सिंगल और मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, मतलब इससे ज्यादा भी हो सकती हैं। आने वाले टॉपिक में हम इसकी बात भी करेंगे। जब हम बेटा बात करते हैं प्रोटीन्स की और हमने कहा कि दे आर 50% ऑफ ड्राई वेट ऑफ द सेल, तो फिर हमारे जहन में आता है कि आखिर ये कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो जरा देखिएगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रोटीन्स का नाम लिखता हूँ। एंजाइम्स हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा, बल्कि इसी में पढ़ेंगे। एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, दे परफॉर्म कैटालिटिक रोल इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस में एक कैटलिस्ट के तौर पे काम आता है। जब आप हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोन्स में ये रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को। हार्मोन्स की बात करें तो आपके पास इंसुलिन और ग्लूकागॉन, 2 ऐसे हार्मोन हैं जो कि प्रोटीन की हैं। हीमोग्लोबिन एक ऐसी प्रोटीन है जो बॉडी से मिलिए है, और ये जो हीमोग्लोबिन होती है आपको पता है इट्स कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर बॉडी। नंबर 13 फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं, आपने एंटीबॉडीज का जिक्र पढ़ा हुआ है। एंटीबॉडीज आर प्रोटीन इन नेचर that composed our defense system, जिसको आप मतलब बताने का ये है, ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं ये प्रोटीन परफॉर्म करती है। एंजाइम्स, अगर आप प्रोटीन को बॉडी में से निकाल देते हैं कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी। अगर आप हार्मोन्स को बॉडी में से निकाल देते हैं तो रेगुलेट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं होगा। अगर आप हीमोग्लोबिन प्रोटीन को निकाल देंगे तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी और लाइफ की जो डिस्टेंस है वो खतरे में पड़ सकती है। एंटीबॉडीज निकाल देंगे बेटा तो जो हमारी बॉडी नेचुरल इम्यून होती है, जो इम्यून सिस्टम होता है वो खत्म हो जाएगा। मतलब ये इंपॉर्टेंस आपको बता रहा हूँ कि प्रोटीन कौन कौन सी है। जब हम बेटा और बात करते हैं तो फिर हमारे पास इस सूरत में ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं। क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती हैं, चैप्टर नंबर 14 फर्स्ट ईयर में हमने इसका पढ़ा हुआ है। ये ब्लड को क्लॉट करती है, ब्लड लॉस, ये ब्लड लॉस को प्रिवेंट करती है। इसी तरह माइटोटिक ऑपरेटर्स के तौर पर ये सामने आती हैं। ये क्या करती हैं? सेल को डिवाइड करते हैं। माइटोटिक ऑपरेटर्स में आपने बेटा पढ़ा हुआ है एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन, और माइटोटिक ऑपरेटर्स में जो ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है वो कनाइटोकोप्रोटीन होती है। ये मतलब एस्ट्रल प्रोटीन होती है। ये सारी प्रोटीन जो होती है माइटोटिक ऑपरेटर्स में आती हैं। चैप्टर नंबर 21 सेल साइकिल वाले में आपने पढ़ा हुआ है, और ये सेल को डिवाइड करती है। तो एज अ होल अगर आप देखें
तो विदाउट प्रोटीन लाइफ एग्जिस्टेंस इम्पॉसिबल हमें नजर आती है। बेटा मैंने डेफिनेशन में आपको बताया कि ये जो प्रोटीन हैं दे आर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, दे आर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। अब हमारे ज़हन में आता है अमाइनो एसिड्स क्या हैं, हम कहते हैं दे आर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। फिर हमारे ज़हन में आता है कि व्हाट आर अमाइनो एसिड। मैं इसको जरा रेज करके जगह बनाता हूँ, फिर हम अभी करते भी हैं। व्हाट इज अमाइनो एसिड? अमाइनो एसिड हम इसको डिफाइन करते हैं, आपने इसको डिफाइन में पढ़ा हुआ है, केमिकल्स that are composed of amino group, carboxylic group, joined with alpha carbon having R as a functional group and hydrogen on each side। हम कहते हैं अमाइनो एसिड एक ऐसी प्रोडक्ट है, एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जिसके एक तरफ अमाइनो ग्रुप होता है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, और उसके एक तरफ R होता है और एक तरफ H होता है। R स्टैंड फॉर, आपको पता है ये जो R होता है इसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो NH2, यू आर ऑल फेमिलियर दैट। ये मेरा बेटा आपको पता है, इट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये जो होता है इसको हम कहते हैं अमाइनो ग्रुप, और ये जो है R इट्स अ फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, अब जब हम इस अमाइनो एसिड की बात करते हैं, हम कहते हैं बेटा ये जो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये वाला जो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, ये जनरल स्ट्रक्चर है। मैंने ये जनरल फॉर्मूला ड्रॉ किया, ये जनरल स्ट्रक्चर है, ये कांस्टेंट रहता है। हर अमाइनो एसिड में ये जनरल स्ट्रक्चर बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, लेकिन अमाइनो एसिड से वेरी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस आर ग्रुप। जब आप आर ग्रुप की बात करें, इस आर ग्रुप को जब जैसे ही आपको पता है ये आर ग्रुप वेरी होगा, अमाइनो एसिड की टाइप भी हम चेंज हो जाएगी। अब आपने बेटा पढ़ा हुआ है कि जो अमाइनो एसिड होते हैं ये ऑलमोस्ट अबाउट 170 types of amino acids are present in cell। एक सेल के अंदर 170 के करीब अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं, और सिर्फ only 25 out of 170 from प्रोटीन। लेकिन जब आप बात करेंगे द मोस्ट कॉमन आर 20 out of 170 that form प्रोटीन। हम कहते हैं जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में हिस्सा लेते हैं दे आर अबाउट 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। ये स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया, ये मैंने एमसीक्यूज आपको जरा इसके जरा बता दिए। अब जब आप बेटा बात करते हैं अमाइनो एसिड्स की, तो अमाइनो एसिड जो होते हैं जैसे जैसे अमाइनो एसिड की कंपोजिशन वेरी करती है, वैसे वैसे जो प्रोटीन की प्रॉपर्टी है वो भी वेरी करती है। फॉर एग्जांपल बाजुकात हम कहते हैं दिस प्रोटीन हैज एसिडिक प्रॉपर्टी, बाजुकात हम कहते हैं दिस प्रोटीन हैज बेसिक प्रॉपर्टी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस अमाइनो एसिड हम बात करेंगे कि ये एसिडिक प्रोटीन है, ये बेसिक प्रोटीन है, या ये न्यूट्रल प्रोटीन है। न्यूट्रल पीएच के ऊपर जो बाद अमाइनो एसिड होते हैं, मैं इसको लिखता हूँ, पहले मैं इसको रेज कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ ये टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। हम कहते हैं अमाइनो एसिड्स are of 3 types on neutral pH।
न्यूट्रल पीएच पे अमाइनो एसिड 3 तरह के होते हैं। सम अमाइनो एसिड्स आर acidic amino acid, some are basic amino acid, and some are neutral amino acid. ठीक है, अच्छा अब ये क्या है जरा देखिएगा। जरा देखिएगा, अमाइनो एसिड्स विद 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, वो अमाइनो एसिड जिनके पास 2 कार्बोक्सिल ग्रुप हो, हम कहते हैं कि ये एसिडिक अमाइनो एसिड है। ये क्या है? अमाइनो एसिड with 2 अमाइनो ग्रुप, वो अमाइनो एसिड जिसके पास 2 अमाइनो ग्रुप होते हैं। और ये क्या होगा बेटा? ये फिर वही होगा, अमाइनो एसिड विद सिंगल अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब जरा देखिएगा बेटा, आप चाह रहे होंगे कि सर हमें आप एग्जाम्पल भी बताएं। अब जरा देखिएगा, मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, आप इसको जरा गौर से देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं एसिडिक अमाइनो एसिड को ड्रॉ कर रहा हूं। ये H, ये CH2, एक कार्बन और आ गया, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड हो गया इसमें। आउट। अब जरा देखिएगा, एक ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक ये वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जब इसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप आते हैं तो फिर बेटा हम इसको कहते हैं, इसके ऊपर से प्रोटॉन आपने रिलीज कर देना, इसके ऊपर आपने माइनस चार्ज डाल देना, इसमें से प्रोटॉन निकल गया। अब ये जो बेटा प्रोटॉन है वो इस अमाइनो ग्रुप के पास आ गया, हम इसको कहते हैं, इट्स नेम इज एस्पार्टेट या एस्पार्टिक एसिड। हम इसको एस्पार्टेट कहते हैं क्योंकि इसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप आते हैं, इसलिए एक ये वाला एक ये वाला, हम इसको कहते हैं एसिडिक अमाइनो एसिड। मैं आपको बताता हूँ ये क्यों होता है। बेसिक अमाइनो एसिड की जब आप बात करेंगे तो उसमें अगेन ये प्राइमरीली अमाइनो एसिड है, C3H6 आ जाएगा, ये कार्बन, NH आ जाएगा, और ये अगेन NH2 आ जाएगा। अब आप देखिएगा, इसमें एक अमाइनो ग्रुप, दूसरा अमाइनो ग्रुप, तीसरा अमाइनो ग्रुप, फोर्थ अमाइनो ग्रुप। इसमें जब एक से ज्यादा अमाइनो ग्रुप आ जाते हैं तो ये बेसिक अमाइनो एसिड होता है, और इसका बेटा नाम है दैट इज नाउन एज आर्जिनिन। और जब आप न्यूट्रल अमाइनो एसिड की बात करेंगे तो वो आप सबसे ज्यादा फेमिलियर हैं, और इसका नाम है, आपको पता है, ग्लाइसिन। आप जरा देखिएगा, बात गौर से सुनिए आप। जब एक एसिडिक ग्रुप हो जिसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं और एक अमाइनो ग्रुप हो, अब एसिडिक प्रॉपर्टीज कैसे होती है? ये बेटा जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, इट हैज अ टेंडेंसी टू लूज दिस प्रोटॉन। ये जो इसके साथ H लगा हुआ है, ये इसको लूज करता है। जब ये इसको लूज करेगा तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, अब इसका जो अमाइनो ग्रुप होता है
इट हैज टेंडेंसी टू लिंक विद अनदर, जैसे ही यहाँ से निकलेगा ये यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। हम इसको कहते हैं कि अमाइनो ग्रुप है, इट हैज बेसिक प्रॉपर्टीज, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, और हम कहते हैं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इट हैज बेसिक प्रॉपर्टीज, ये प्रोटॉन को रिलीज करता है। अब इसने एक प्रोटॉन रिलीज किया, एक प्रोटॉन इसने एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब ये हो गया कि ये न्यूट्रल हो गया, एक प्रोटॉन था यहाँ से रिलीज हुआ, ये यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया। लेकिन जब आप इसकी बात करेंगे बेटा, तो अब एक प्रोटॉन रिलीज होगा, इसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, जब एक प्रोटॉन रिलीज होगा तो बेटा वो तो किसी एक के साथ जाके लग गया, फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ पे लग गया, ये यहाँ पे लग गया, अच्छा हम बोल करते हैं वो यहाँ पे लग जाता है। अब इसके पास एक अमाइनो ग्रुप, एक अमाइनो यानी एक दो तीन अमाइनो ग्रुप है, दे हैव टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब 3 मोर प्रोटॉन, इसका मतलब है ये और 3 प्रोटॉन को एब्जॉर्ब करेंगे, दैट इज व्हाई इनकी न्यूट्रल पीएच के ऊपर जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो ज्यादा हो जाएगी। लेकिन जब उधर हम इसकी बात करते हैं तो अगर देखिएगा इसके पास एक दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, ये जो दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं इसका मतलब ये होता है इस कार्बोक्सिलिक एसिड ने प्रोटॉन रिलीज किया, इस अमाइनो ग्रुप ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन एक प्रोटॉन तो उसके पास स्टिल भी पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है न्यूट्रल पीएच के ऊपर इट हैज अ टेंडेंसी टू रिलीज मोर देन वन प्रोटॉन। जब मोर देन वन प्रोटॉन की बात करेंगे हम कहते हैं वो एस्पार्टेट है, अर्जिनिन बेसिक अमाइनो एसिड, एंड ग्लाइसिन ये आपके पास न्यूट्रल अमाइनो एसिड की एग्जांपल। गॉट द पॉइंट? वो अमाइनो एसिड जिसके पास दो एक से ज्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो हम उसको एसिडिक अमाइनो एसिड कहते हैं, जिसके पास एक से ज्यादा अमाइनो ग्रुप हो बेसिक अमाइनो एसिड होती है। और जब आप बेटा बात करते हैं न्यूट्रल अमाइनो एसिड की तो ईच और सिंगल कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड आप उसकी बात करते हैं अमाइनो एसिड की। मैं इसको ये अर्जिनिन का स्ट्रक्चर थोड़ा दोबारा बता दो। अर्जिनिन का स्ट्रक्चर मैंने बेटा आपको बताया कि ये तो आपके पास बेसिक जनरलाइज स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड है, लेकिन ये CH2 फिर CH2 फिर CH2 इसका मतलब ये है कार्बन के साथ तीन कार्बन नहीं लगे हुए, क्या लिखा हुआ है कार्बन के साथ? ये कार्बन के साथ मैंने 3 लिखा होगा बेटा, ये कार्बन 3H6। हाँ मैं आपको बताता हूँ, जब बेटा आप इसको खोल के लिखेंगे ना, मैं इसको रेज करूँ, मुझे ज्यादा देर तक मैं आपको ये समझाता हूँ। सर कर दो। ओके जब आप इसकी बात करते हैं तो जरा देखिएगा, मैं इसको खोल के लिखता हूँ, NH3+ यानी एक प्रोटॉन एक्सेप्ट हो गया जी, ये एक प्रोटॉन यहाँ से रिलीज हो गया, ये ऐसे होता है CH2 CH2 CH2। अब बात समझ आ गई? ठीक है अब सर। ये 2 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन, तो उसके बाद ये अमाइनो ग्रुप, ये अमाइनो ग्रुप, ठीक हो गया सर? मुझे लगा जैसे आपने ऑक्सीजन लिखा हुआ है आगे CH4 लिखा हुआ है। नहीं चले ठीक है बेटा। हम एक्सक्यूज मी सर।
एक्सक्यूज मी सर, आपका माइक ऑफ है। ओ भाई सॉरी। अच्छा, मैं इसलिए आपको बार बार कह रहा था कि आवाज आ रही नहीं। चलिए मैं इसको रिपीट करता हूँ, जरा देखिएगा। मैंने आपसे कहा बेटा कि ऑन बॉडी नीड अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। मतलब हमारी बॉडी को जो डिमांड होती है वो 3 तरह के अमाइनो एसिड। एक एसेंशियल अमाइनो एसिड, वो अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, फिर हमें वो इनटेक एज डाइटरी अमाइनो एसिड, हमें डाइट की सूरत में इनको लेना पड़ता है, हम उसको एसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं। फॉर एग्जांपल लाइसिन, वेलिन, एंड ये टोटल इनकी जो तादाद है वो 9 अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती और हमें वो एज अ डाइटरी इनटेक करनी पड़ती है, जो डाइट के थ्रू सूरत में लेनी पड़ेगी। अच्छा, कुछ अमाइनो एसिड जो होते हैं वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। फॉर एग्जांपल ये क्या होते हैं? आवर बॉडी कैन सिंथेसाइज देम। हमारी जो बॉडी है वो उनको सिंथेसाइज कर लेती है, उससे सिंथेसाइज कर लेती है। फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड लाइक सेरीन, प्रोलीन, अर्जिनिन, ग्लाइसिन, मतलब ये वाले वो अमाइनो एसिड हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है और ये हमें इनटेक करने की जरूरत नहीं होती। तीसरी टाइप मैंने बेटा लिखा था कंडीशनल अमाइनो एसिड्स। वो अमाइनो एसिड दे आर नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, ये बिल्कुल ऊपर वाले ही होते हैं, नॉन एसेंशियल, बट कैन इनटेक इन केस ऑफ इलनेस। जब हम बीमार होते हैं तो हमारी बॉडी फिर इनको नहीं बना पाती, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को हमारी बॉडी नहीं बना पाती। फिर ये बात कंडीशन पे आ जाती है ना, फिर हमें ये इलनेस की सूरत में, यानी जब हम बीमार होते हैं हमारी बॉडी इनको भी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, स्ट्रेस में होते हैं हमारी बॉडी इनको भी सिंथेसाइज नहीं करती, फिर क्या करते हैं हम इनको भी एज डाइट, एज डाइट हम इनको भी लेते हैं। जब नॉन एसेंशियल एसिड इलनेस की या स्ट्रेस की सूरत में दे बिकम कंडीशनल अमाइनो एसिड। तो ये मैंने एग्जांपल्स भी लिखी, आप इसको जरा देख लीजिएगा। मुझे इजाजत देना, इसको रेज करूं सर बाकी हम आगे बढ़ें। सर जी बेटा। लास्ट बात दोबारा रिपीट कर दें, इलनेस की कंडीशन में। कंडीशनल अमाइनो एसिड को जब मैंने कहा बेटा, तो मैंने कहा दीज आर नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड बट कैन इनटेक इन केस ऑफ इलनेस एंड स्ट्रेस। जब बेटा हम स्ट्रेस में या बीमार होते हैं तो जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड जिनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है वो नहीं करती, फिर हमें ये भी एज अ डाइट लेने पड़ते हैं। तो जब आप इसको एज अ डाइट लेंगे दे बिकम कंडीशनल अमाइनो एसिड। ओके ओके, ठीक हो गया? तो मैं कंडीशन लग गई है ना कि बीमार हो गए अभी। चलिए, हमने अमाइनो एसिड का बड़ी तफसील के साथ देखा। कैन आई रेज इट प्लीज? इजाजत दें जरा मुझे। सर जी। आप प्लीज एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल अमाइनो एसिड को रिपीट कर सकते हैं? आप चले गए थे तो वो आवाज में प्रॉब्लम थी। जरा प्लीज क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल अमाइनो एसिड को रिपीट कर सकते हैं? आप चले गए थे तो आवाज में प्रॉब्लम थी। अच्छा, मैं वो रिपीट कर दूंगा। मैं ना, जी मैं बेटा मैं आपको वो सेंड कर देता हूँ। जी ठीक जी है। चलें, जब हम बेटा बात करते हैं, हमने बड़ी तफसील के साथ देखा कि अमाइनो एसिड क्या है, अमाइनो एसिड की टाइप्स कितनी हैं और अमाइनो एसिड मतलब कितनी तरह के और कौन कौन से होते हैं। लेकिन हम बात करेंगे बेटा, हमने प्रोटीन को डिफाइन किया कि दे आर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। इसका मतलब ये हो गया कि जब अमाइनो एसिड के साथ मिलके एक चेन बनाते हैं तो हमारे पास एक प्रोटीन बनती है। अच्छा बेटा, जब हम इस चेन की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि जैसे मोनोमर्स आपस में मिलते हैं तो फिर वो कोई बॉन्ड बनता है, और मोनोमर आपस में मिलते कैसे हैं हम इसकी भी बात करेंगे। तो देखिएगा, आपको पता है बेटा, जब भी अमाइनो एसिड एंड अमाइनो एसिड, जब अमाइनो एसिड के साथ मिलेगा, फॉर्म कौन सा बॉन्ड बनेगा? यू आर वेरी फेमिलियर,
हम पेप्टाइड बॉन्ड की बात करते हैं। हम कहते हैं कि इनके दरमियान एक बॉन्ड बनता है जिनको हम पेप्टाइड कहते हैं। अच्छा, ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है जरा देखिएगा, आपकी बुक में एग्जांपल भी है, आपने बहुत दफा इसको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी किया हुआ है। ये मैंने आपके सामने एक अमाइनो एसिड लिखा, ये मैंने आपके सामने दूसरा अमाइनो एसिड लिखा। जब आप बेटा बात करते हैं, ये जो अमाइनो ग्रुप है ये अपना H रिलीज करेगा, और ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ये यहाँ से हाइड्रोक्सिल आयन आएगा। जब ये हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन आपस में मिल जाते हैं तो फिर बेटा ये कंडेंसेशन के जरिए वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। फिर ये है, हम कहते हैं ये जो बॉन्ड है दैट इज नोन एज CN linkage, that is known as peptide bond। और जो ये केमिकल आपके सामने बना है दो अमाइनो एसिड के नतीजे में, ये आपके सामने है ग्लाइसिन और ये आपके सामने एलानिन। तो आप कह सकते हैं ये आपके सामने ग्लाइसाइल, ये आपके सामने एक दो अमाइनो एसिड का डाइपेप्टाइड स्ट्रक्चर बना जिसको आप कहते हैं कि ये ग्लाइसाइड एलानिन। तो ये अमाइनो एसिड जब भी अमाइनो एसिड के साथ मिलेंगे, यू आर वेरी मच फेमिलियर ऑफ दिस पेप्टाइड बॉन्ड। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जब हम पेप्टाइड के साथ मिलता है तो एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम प्रोटीन कहते हैं। लेकिन बेटा वो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे हमें पता चलेगा? तो हम बात करते हैं बेटा प्रोटीन के स्ट्रक्चर की। कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कितनी तरह का होता है और ये कैसे होता है। प्रोटीन स्ट्रक्चर की हम बात करने लगे। आपको पता है बेटा कि देयर आर 4 levels of प्रोटीन स्ट्रक्चर। किसी भी प्रोटीन स्ट्रक्चर के 4 लेवल होते हैं। एक बेटा प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक टर्शियरी। मैं इसको लिखता हूं जल्दी से एक टेबुलर फॉर्म में, आप इसको जरा देखिएगा। यहाँ पे हम कैरेक्टर लिखेंगे। ये हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी और ये हमारा एट द एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। डेफिनेशन की बात करेंगे, इनमें कौन कौन सा बॉन्ड होता है हम उसकी बात करेंगे, और बाद में हम एज एन एग्जांपल इसको कोट करते जाएंगे। दिस इज प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जब हम इंफॉर्मेशन की बात करेंगे, मैं डेफिनेशन की बात कर रहा हूं बेटा, यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। जरा देखिएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर रेफर्स टू, आप जानते हैं, नंबर्स प्लस अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स। आपको पता है बेटा जब भी अमाइनो एसिड के साथ मिलते हैं तो एक प्रोटीन बनती है, लेकिन हमें ये बताया है कि इस प्रोटीन के अंदर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितने हैं और उनकी जो अरेंजमेंट है वो क्या है। तो जब प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ओनली रेफर्स द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स इन दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन। जब हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये बेटा स्ट्रक्चरल कॉन्फर्मेशन की बात करता है, स्ट्रक्चरल कॉन्फर्मेशन की,
मतलब आप कहते हैं, आपकी बुक में डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है कि बेटा जब भी प्रोटीन की एक पॉलीपेप्टाइड चेन सामने आती है तो वो स्ट्रेट चेन नहीं रहती, रादर इट अडॉप्टेड अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल कंफर्मेशन लाइक अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट्स की आप बात करते हैं। जब आप टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं बेटा, तो इट रेफर्स द बैक एंड फोर्थ foldings to form globular structure। जब आप टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि बेटा इसमें जो अमाइनो एसिड की चेन होती है वो बैक एंड फोर्थ फोल्डिंग होके आपके पास एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर लेकर आती है जिसको हम ग्लोबुलर स्ट्रक्चर कहते हैं। और जो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है इसमें आप कहते हैं इट इज एक्चुअली द एग्रीगेशन ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर। जब भी आप बेटा बात करते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर की तो इसमें एग्रीगेशन होती है किस चीज की? उन पॉलीपेप्टाइड चेन्स की जिनके अंदर टर्शियरी स्ट्रक्चर मौजूद होता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्राइमरी स्ट्रक्चर रेफर्स टू द नंबर्स एंड अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड, सेकेंडरी स्ट्रक्चर रेफर्स टू द स्ट्रक्चरल कॉन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपको पता है पॉलीपेप्टाइड कभी भी स्ट्रेट चेन में नहीं रह सकती। टर्शियरी स्ट्रक्चर ये कैसे आता है? जब एक पॉलीपेप्टाइड चेन बैक एंड फोर्थ फोल्ड होती है तो वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम टर्शियरी कहते हैं। और जब एग्रीगेशन हो जाती है टर्शियरी स्ट्रक्चर्स कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स की तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनाता है। हम बॉन्ड्स की बात करते हैं, इनके अंदर कौन कौन सा बॉन्ड होता है? इसके अंदर भी फिर आपको बॉन्ड मिलेगा, पेप्टाइड बॉन्ड प्लस डाइसल्फाइड बॉन्ड, सल्फाइड ब्रिजेस। आपने ये उसमें फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा हुआ है। जब सेकेंडरी की बात करेंगे ओनली आपको हाइड्रोजन बॉन्ड नजर आता है। जब बेटा आप इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर आपको 3 नजर आते हैं। आप कहते हैं एक आयनिक बॉन्ड नजर आता है, फिर आपको इसके अंदर हाइड्रोजन नजर आता है और फिर आपके इसके अंदर डाइसल्फाइड ब्रिजेस भी नजर आती है। अब मेरा बेटा जब आप इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर आपको हाइड्रोजन, इसके अंदर आपको आयनिक, इसके अंदर आपको हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी मिलती है। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी मिलती है। तो ये बॉन्ड्स भी आपने ध्यान में रखने हैं। इसकी एग्जांपल की मैं बात करता हूं बेटा, एग्जांपल्स की आप बात करेंगे तो इसमें इंसुलिन और हीमोग्लोबिन, इसमें अल्फा हेलिक्स। जब आप इसकी बात करेंगे ये सिंगल चेन ऑफ HB। जब आप इसकी बात करेंगे पूरे का पूरा HB मॉलिक्यूल यानी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की बात हम करेंगे। ये एग्जांपल के तौर पर भी बेटा आपने इसको एग्जांपल भी याद रखी। तो ये एक आपके पास टेबुलर फॉर्म में डाटा आ गया कि प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसे होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे होता है, टर्शियरी और क्वार्टरनरी कैसे होता है। तो मैं इसको मजीद एलैबोरेट करता हूँ अंडर दी हेडिंग्स, तो आप इसको भी जरा देख लीजिएगा। शुड आई रेज इट प्लीज? सर सेकेंडरी स्ट्रक्चर जी बेटा। में पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होगा? पेप्टाइड बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। पेप्टाइड बॉन्ड तो मोस्ट इंपोर्टेंट सब में होता ही तब है जब अमीनो एसिड के साथ मिलेंगे तो पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। मैंने स्पेसिफिकली जो बात की है वो ये बात की है कि जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर को होल्ड कौन करता है। अब इसमें भी पेप्टाइड बॉन्ड टर्शियरी में भी होगा, क्वार्टरनरी में भी बेटा होगा, लेकिन टर्शियरी कॉन्फर्मेशन सेकेंडरी कॉन्फर्मेशन को मेंटेन कौन रखेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। टर्शियरी स्ट्रक्चर को मेंटेन कौन रखेगा? आयनिक हाइड्रोजन डाइसल्फाइड। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर को मेंटेन कौन रखता है? हाइड्रोजन आयनिक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पेप्टाइड बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट इन क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, मौजूद है भाई, लेकिन इस स्ट्रक्चर को कौन मेंटेन रखता है?
इस स्ट्रक्चर को कौन मेंटेन रखता है, इस स्ट्रक्चर को कौन मेंटेन रखता है, मैंने बेटा वो बात की है। वरना Okay, पेप्टाइड बॉन्ड तो मोस्ट कॉमन भी है भाई, मोस्ट Okay, कॉमन sir. भी है। जी शुक्रिया। सर जी बेटा। सर यानी कि जो हर नेक्स्ट लेवल है उसमें अपने से पिछले लेवल के तमाम बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि उसमें एडिशन होती जाएगी चीजों की। जैसे जैसे बेटा स्ट्रक्चर आगे बढ़ता जाएगा, इट इज कॉम्प्लिकेटेड, और जैसे जैसे कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा उसको उतना ज्यादा मेंटेन करना भी जरूरी है। तो और ज्यादा जो फोर्सेज हैं वो उसके लिए कारक होनी भी चाहिए और वो होंगी भी। चलिए बेटा, हम कुछ चीजें इसमें रह गई हैं उसको करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर की। प्राइमरी स्ट्रक्चर जैसे मैंने आपसे अर्ज किया, एंड अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड्स। जब भी आप बेटा बात करेंगे तो आप नंबर्स और अरेंजमेंट की ऑफ अमीनो एसिड की, तो हम उसको प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दो प्रोटीन की। एक बेटा आप जानते हैं एफ सेंगर, आपको पता है फर्स्ट टाइम उसने इंसुलिन जो प्रोटीन है उसके स्ट्रक्चर को आपको बताया कि जो इंसुलिन की प्रोटीन है, इंसुलिन प्रोटीन उसके पास टोटल 51 अमीनो एसिड्स अरेंज्ड इन 2 चेन्स, अल्फा चेन और एक बीटा चेन है। अल्फा चेन के अंदर 21 अमीनो एसिड्स हैं और बीटा चेन के अंदर 30 अमीनो एसिड्स हैं। फिर आपको पता है एक साइंटिस्ट है इंग्रम, चैप्टर नंबर 20, उसने हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर दिया। हीमोग्लोबिन उसने कहा इट इज कंपोज्ड ऑफ 574 अमीनो एसिड्स। अगेन दो तरह की कंफर्मेशन है, दो अल्फा चेन है और दो बीटा चेन है। ईच अल्फा कंटेन 141 अमीनो एसिड और ईच बीटा चेन कंटेन 146 मल्टीप्लाइड बाय 2 अमीनो एसिड। तो मतलब ये अरेंजमेंट की भी बात होगी, नंबर्स की भी बात हो गई। जब आप बेटा बात करते हैं इंसुलिन 51 अमीनो एसिड की, आप इसके नंबर चेंज करेंगे, इंसुलिन का स्ट्रक्चर और फंक्शन टोटली चेंज हो जाएगा। जब आप बेटा बात करेंगे हीमोग्लोबिन की, आप इसके नंबर्स को चेंज करेंगे अमीनो एसिड को, इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन टोटली डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर आप इसके अमीनो एसिड की तादाद को सेम रखते हैं, आप मेरा बेटा बात कर लें इसकी अरेंजमेंट की, और आप जब अरेंजमेंट की बात करेंगे तो आप कहते हैं कि सर हम अल्फा चेन में 140 कर लेते हैं और बीटा चेन में 147 कर लेते हैं, यानी इनमें से एक काम इसमें से एक ज्यादा कर लेते हैं। नंबर ऑफ अमीनो एसिड तो सेम रहेंगे, लेकिन बेटा जब अरेंजमेंट चेंज हो जाती है तो फिर स्ट्रक्चर और जो फंक्शन ऑफ द प्रोटीन है वो भी चेंज हो जाएगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल बेटा आपके सामने है अनीमिया। ये जो सिकल सेल अनीमिया होता है, इसमें क्या होता है, आउट ऑफ 574 अमीनो एसिड, सिर्फ एक अमीनो एसिड, ओनली सिंगल अमीनो एसिड ऑफ बीटा चेन एट एन टर्मिनल, जो एन टर्मिनल से बीटा चेन होती है उसमें से एक अमीनो एसिड एट नंबर, आप इसको कह लें 6 अमीनो एसिड, जिसमें ग्लूटामेट है, रिप्लेस्ड विद वेलिन। इसमें बेटा होता क्या है, सिकल सेल एनीमिया में जो बीटा चेन है हीमोग्लोबिन की, उसके एन टर्मिनल की तरफ 6 अमीनो एसिड, जो कि नॉर्मली क्या होता है ग्लूटामेट, दैट इज रिप्लेस्ड विद वेलिन।
सिर्फ बेटा एक अमाइनो एसिड रिप्लेस हुआ है, ना कम हुआ ना ज्यादा हुआ, ना चेन की जो अरेंजमेंट है वो खराब हुई। सिर्फ क्या हुआ, एक अमाइनो एसिड जो नॉर्मली तौर पर ग्लूटामेट होना चाहिए यानी ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए, वो वैलिन के साथ रिप्लेस हो गया। जो नॉर्मल ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, वो क्या हो गया, दैट चेंज इनटू सिकल सेल। जब ये सिकल सेल में चेंज हो जाता है तो फिर ये नॉर्मल जो फंक्शन है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो इसकी होती है वो रिड्यूस हो जाती है और ये आहिस्ता आहिस्ता करके इवन इट इज मोर फैटल और ये डेथ की तरफ भी चला जाता है। मैं आपको बेटा बता दूं, अगर आप इंसुलिन के अमाइनो एसिड की तरतीब को या उसके नंबर्स को चेंज करेंगे, ह्यूमन डेथ की तरफ चली जाएगी। अगर आप हीमोग्लोबिन के अमाइनो एसिड को चेंज करें या उनकी अरेंजमेंट को चेंज करने की कोशिश करेंगे, ये डेथ की तरफ चला जाता है। तो मेरा बेटा ये आपसे क्वेश्चन है, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि बेटा ये जो हाईली स्पेसिफाइड नंबर ऑफ अमाइनो एसिड एंड हाईली स्पेसिफाइड अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड है, ये कंट्रोल कौन करता है अपनी बॉडी के अंदर? हु इज कंट्रोलिंग दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड एंड पर्टिकुलर नंबर्स ऑफ अमाइनो एसिड? तो आपके ज़हन में सिर्फ एक ही जवाब आता है, एंड दैट इज डीएनए प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। वो डीएनए जो हीमोग्लोबिन को सेंसिटाइज करता है, वो इसके नंबर्स एंड अरेंजमेंट को स्पेसिफाई करता है। वो डीएनए जो इंसुलिन को बनाता है, वो इसके नंबर्स को और अरेंजमेंट को स्पेसिफाई करता है। तो ये बेटा आपके सामने प्राइमरी स्ट्रक्चर है। अगर आप इसको चेंज करेंगे तो फिर ये अल्टीमेटली जो इसका स्ट्रक्चर है और फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। शुड आई रेज इट? सर एन टर्मिनल क्या होता है? ये ना बेटा एक टर्मिनल होता है जहां से ये प्रोटीन बीटा चेन स्टार्ट होती है ना, उसको हम एन टर्मिनल कहते हैं। मैं सादा भी कह सकता हूँ, फ्रॉम अ टर्मिनल ऑफ बीटा चेन। तो एन का मतलब होता है जहां से वो चेन स्टार्ट होती है। चलिए हम बात करते हैं बेटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। इसमें सिर्फ दो तीन चीजें हैं। मैंने आपको बता दिया कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, इट डज नॉट लाई इन अ स्ट्रेट चेन, रादर एक कंफर्मेशनल स्ट्रक्चर हमारे पास सामने आता है। और उसमें जो कंफर्मेशनल स्ट्रक्चर है उसकी दो एग्जांपल हैं, एक अल्फा हेलिक्स है एंड बीटा पेटेड शीट्स है। ये दो हमारे पास इसकी एग्जांपल्स के तौर पे आती हैं। और सबसे ज्यादा जो इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मिलता है हमें मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर दैट इज अल्फा हेलिक्स, एक यूनिफॉर्म geometric shape that contain 3.6 amino acids in each turn। एक टर्न के अंदर 3.6 अमाइनो एसिड जो होते हैं वो मौजूद होते हैं इसके अंदर। और जो बीटा प्लेटेड शीट्स होती हैं, बीटा प्लेटेड शीट्स formed by folding of polypeptide chain। हम इसकी आगे चलकर भी मजीद बात कर रहे होंगे। इसके फौरन बाद बेटा आपको पता है एक और स्ट्रक्चर आता है जिसको हम टर्शरी कहते हैं। तो चीज रह तो नहीं गई इसमें, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि टर्शरी स्ट्रक्चर में जब हम बात करते हैं तो बेटा मैंने आपको बताया कि ये फोल्डिंग back and forth to form globular three-dimensional structure। जब हम टर्शरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारे पास ये सामने आता है अपना थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, और इसमें बहुत सारी जो फोर्सेस होती हैं वो भी इन्वॉल्व होती हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट क्वाaternary structure, और इसमें जो बेटा चीजें सामने आती हैं
ये टर्शरी स्ट्रक्चर कंटेनिंग polypeptide chains when aggregated form quaternary structure। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो ये हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ चीजें हैं, और फिर हम आगे चलते हैं तो बेटा हमारे पास सामने चीजें आती हैं, और वो आती हैं कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। ये सारी चीजें रिपीट हो चुकी हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर प्रोटीन्स क्या हैं? क्वेश्चन जी 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 बेटा बोलो प्लीज। ये सर कौन सा जो स्ट्रक्चर है एक्टिविटी के लिए एसेंशियल कौन सा स्ट्रक्चर होता है सर? अब अगर आप मुझे इजाजत दें तो अगले टॉपिक में हम बात कर लें, क्योंकि ये सारी चीजें उसमें कवर हो जाएंगी। ठीक है सर। जी सर, जी जी। हम जब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन की, ये भाई का क्वेश्चन आया है कि सर जो एक्टिविटी होती है उसके लिए कौन सी स्ट्रक्चर जो है वो जरूरी है, तो वो इस टॉपिक में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन छोटा सा आप जवाब सुन लें कि जब हम बेटा एक्टिविटी की बात करते हैं तो देयर आर सम प्रोटीन्स व्हिच आर एक्टिव एट सेकेंडरी लेवल ऑफ स्ट्रक्चर। जब हम बात करते हैं कुछ और प्रोटीन्स की तो दे आर एक्टिव एट टर्शियरी लेवल ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये मतलब डिपेंड करता है कि वो प्रोटीन की टाइप कौन सी है। अगर तो वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है तो उसके अंदर सेकेंडरी लेवल का स्ट्रक्चर पाया जाएगा, और अगर वो फंक्शनल प्रोटीन है तो उनके अंदर टर्शियरी लेवल पे जाके वो एक्टिव होंगी। तो ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ प्रोटीन पे। हम बात करते हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन की। जब आप मेरा पूछो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं तो मैं इसमें यहाँ पे फीचर्स लिखूंगा, और आपको पता है दो तरह की प्रोटीन है, एक फाइब्रस होती है और एक ग्लोबुलर प्रोटीन है। ग्लोबुलर प्रोटीन तो देखिएगा, हम शेप की बात करेंगे। दे आर प्रेजेंट, जो फाइब्रस प्रोटीन होती हैं वो लॉन्ग फिब्रिल्स की सूरत में मौजूद होती हैं। जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं मैंने आपको बताया कि इनके अंदर ग्लोबुलर जो होता है वो स्ट्रक्चर मौजूद होता है, यानी 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर फॉर्म के मौजूद होते हैं। ये स्फेरिकल भी और एलिप्सॉइडल भी होते हैं। इसमें स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कौन सा होगा? इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर मौजूद होता है, यानी दे आर एक्टिव एट सेकेंडरी स्ट्रक्चर लेवल, और इसमें टर्शियरी से कम नहीं होगा, जिसको आप ग्लोबुलर प्रोटीन का नाम देते हैं। सोलबिलिटी की बात करें तो ये जो इनसॉल्युबल होती हैं इन वाटर और एक्वा सॉल्यूशन, और ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं दे आर soluble in aqueous solution or water। क्रिस्टल फॉर्मेशन की बात करें तो दे कैन नॉट crystalline, they can be crystallized। हम इनको क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। आप इलास्टिसिटी की बात करें, दे आर मोर इलास्टिक इन नेचर, नो इलास्टिसिटी। ये कभी भी इलास्टिक नहीं हो सकते। इनका रोल क्या है? ये मोस्टली स्ट्रक्चरल होती हैं और ये वाली मोस्टली फंक्शनल होती हैं। स्टेबिलिटी की बात करें, मोर स्टेबल सेकेंडरी होती हैं
ये लेस स्टेबल होती हैं। एग्जाम्पल की बात करें, ये जो फाइब्रस प्रोटीन्स हैं, इनके अंदर आपको पता है सिल्क फाइबर्स, मायोसिन, एक्टिन, फिब्रिन एंड बड़ी फेमस प्रोटीन दैट इज केराटिन। जब आप बेटा बात करते हैं इसकी, इसमें एंजाइम्स, इसमें हार्मोन्स, इसमें जब आप बेटा बात करेंगे एंटीबॉडीज एंड हीमोग्लोबिन। तो ये बेटा मैंने आपके सामने जो प्रोटीन की टाइप्स हैं वो रखी हैं, उनके कैरेक्टर्स को देखा है। मैं एक दफा रिपीट करता हूँ, हमने बात की बेटा शेप की, तो शेप में ये लॉन्ग फिब्रिल्स की सूरत में मौजूद होती हैं फाइब्रस प्रोटीन। जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं, दे फॉर्म ग्लोबुलर स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ एलिप्सॉइडल और स्फेरिकल प्रोटीन्स। इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में आपको इसके अंदर जो फाइब्रस प्रोटीन होती हैं वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिलेगा। जब आप ग्लोबुलर प्रोटीन्स की बात करेंगे तो टर्शियरी स्ट्रक्चर मिलेगा। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी में बेटा ये आपको इनसॉल्युबल इन वाटर और एक्वस फेज फाइब्रस प्रोटीन, लेकिन जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं दे आर सॉल्युबल इन एक्वस फेज। क्रिस्टल्स की बात करें तो क्रिस्टल फॉर्मेशन में दे कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज, लेकिन जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं दे कैन बी क्रिस्टलाइज। इलास्टिसिटी की बात करें, जो फाइब्रस प्रोटीन होती हैं वो इलास्टिक होती हैं, इसमें कोई इलास्टिसिटी नहीं होती। जब रोल की बात करते हैं तो फाइब्रस प्रोटीन आर स्ट्रक्चरल और ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं दे परफॉर्म फंक्शनल रोल। स्टेबिलिटी की बात करें तो बेटा जरा देखिएगा, सेकेंडरी यानी जो फाइब्रस प्रोटीन होती हैं दे आर मोर स्टेबल एंड जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं दे आर लेस स्टेबल। एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी। अब मेरा बेटा आपसे सवाल ये है, फिर आपने नोट करना है क्वेश्चन को, व्हाई fibrous protein are more stable than globular protein even though they have secondary structure of protein। क्योंकि इसके अंदर लोअर लेवल का स्ट्रक्चर है, इनके अंदर ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर हाई लेवल का स्ट्रक्चर है, लेकिन लो लेवल का स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी जो फाइब्रस प्रोटीन होती हैं ये ज्यादा स्टेबल क्यों है? इसका आंसर आपने अपनी कॉपी के ऊपर नोट करना है। मैं आपको लिखवा रहा हूँ, आप जरा लिखिएगा, या इसको रेज करके मैं लिख दूं आपको, अगर आप इजाजत दें तो। Why fibrous proteins are more stable than globular proteins even though they have low level of structure? जरा इसका जवाब है बेटा, because why fibrous proteins are more stable than globular protein? इसका आंसर सिंपल आंसर ये है बेटा, tertiary structure is more vulnerable to break under high temperature। ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है बेटा, ये कंफर्मेशन बहुत अच्छी है अपने फंक्शन के एतबार से, लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर को चेंज करते हैं, ये जो टर्शियरी कंफर्मेशन होती है यानी टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, ये फौरन से डिस्टॉर्ट हो जाता है। हल्का सा टेम्परेचर चेंज हुआ, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर फौरन से डिस्टॉर्ट हो गया। जब ये फौरन से डिस्टॉर्ट हो जाएगा तो आपको पता है जो प्रोटीन है वो भी क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्टेड इन स्ट्रक्चर। और जब प्रोटीन डिस्टॉर्ट हो जाएगी तो प्रोटीन नॉन फंक्शनल हो जाएगी। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर क्योंकि लोअर लेवल का स्ट्रक्चर है, इट इज मोर स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। जो सेकेंडरी लेवल का स्ट्रक्चर होता है इट इज मोर स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। तो फिर वो क्या आता है, जो फाइब्रस प्रोटीन होती हैं वो ज्यादा स्टेबल रह जाती हैं। दूसरा, फाइब्रस प्रोटीन्स
have more amino acids at their surface which are hydrophobic. ये जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड होते हैं सरफेस के ऊपर, ये ज्यादा होते हैं। जब ये बेटा ज्यादा हो जाते हैं तो फिर ये उस प्रोटीन को डिस्टॉर्ट होने नहीं देते। अगर आप कहें कि ये अमाइनो एसिड होते हैं हाइड्रोफोबिक होने की वजह से ये पानी के अंदर डिसॉल्व भी नहीं होते, ये अपने स्ट्रक्चर को चेंज ही नहीं करते। लेकिन जब आप टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपने बेटा पढ़ा हुआ है कि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज होती हैं, जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो ये जरा देखिएगा। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने मैंने एक पेपर किया, ये पेपर है पूरा, और ये जो पूरा पेपर है ये आपके सामने एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। हम कहते हैं ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन बैक एंड फोर्थ फोल्ड होती है, और वो एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर इस तरह का आपके सामने बन जाता है। अब इसमें दो तरह के अमाइनो एसिड, वो अमाइनो एसिड जो सरफेस के ऊपर है वो हाइड्रोफिलिक है, और वो अमाइनो एसिड जो इसके अंदर बरीड है दे आर हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड। जब आप इसको पानी में से बाहर निकालेंगे ये स्ट्रक्चर ऐसे चेंज हो सकता है, मतलब अमाइनो एसिड की अरेंजमेंट तरतीब चेंज हो जाएगी। लेकिन जब आप फाइब्रस प्रोटीन की बात करते हैं तो फाइब्रस प्रोटीन की सरफेस के ऊपर रहते ही हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड है। जब हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड बाहर रहते हैं तो उनका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं फाइब्रस प्रोटीन्स आर मोर स्टेबल देन ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक हो गया? एट हाई टेम्परेचर अंडर द पीएच। चलिए बेटा, ये हमारा जो प्रोटीन है इसमें एक चीज सिर्फ एंड पे रह गई है, सिर्फ आपको 2-3 मिनट और लूंगा, फिर हम इसको खत्म करते हैं। हम एग्जांपल्स करते हैं और उस प्रोटीन के फंक्शंस करते हैं। सर जी जी बेटा। जिन प्रोटीन टर्शियरी स्ट्रक्चर ग्लोबुलर प्रोटीन्स में होता है, तो जिनमें क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है उन प्रोटीन्स को क्या कहते हैं? ये बेटा आपके क्वेश्चन जो है वो आवाज आपकी अटक गई है, काइंडली फिर से। सर ग्लोबुलर प्रोटीन में टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, जिनमें क्वार्टरनरी हाँ जी। स्ट्रक्चर होता है उन प्रोटीन्स को क्या कहते हैं? आपकी आवाज फिर अटक गई है, काइंडली आप ऐसा कीजिए, मुझे टेक्स्ट कीजिएगा, ये फिर मैं आपको बताऊंगा। आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है काइंडली। सर हम ऐसे कह सकते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो मोस्ट स्टेबल है और क्वार्टरनरी लीस्ट स्टेबल। जब आप बेटा बात करते हैं इस लिहाज से कि स्ट्रक्चर के लिहाज से आप बात करते हैं, तो आप जो मैंने कंडीशंस दो लिखी हैं इस लिहाज से आप ठीक कह सकते हैं। लेकिन जब आप स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द प्रोटीन बात करते हैं तो फिर चीजें जरा थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं। जिस तरह के मैंने आपको 2 पॉइंट दिए हैं ना बेटा, ये जो फाइब्रस प्रोटीन होती है ना सेकेंडरी स्ट्रक्चर मौजूद होता है, लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर के साथ साथ उसकी सरफेस के भी जब ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनता है, जरा देखिए ना, ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ये हेलिक्स स्ट्रक्चर बन जाता है। इसको अगर आप देखें ना तो ये थॉरोली अमाइनो एसिड्स ऐसे चलते हैं, ये पट्टी की सूरत में अमाइनो एसिड ऐसे ऐसे चलते हैं। अच्छा, जब अमाइनो एसिड ऐसे चलते हैं तो इनमें कुछ अमाइनो एसिड बाहर की तरफ होते हैं, वो जो बाहर की तरफ होते हैं वो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड होते हैं। जब आप मेरा बेटा बात करेंगे इसकी बीटा प्रोटीन शीट्स की, तो वो कुछ इस तरह से होती है। वो कुछ इस तरह से अरेंज होती हैं। जब ये बीटा प्रोटीन शीट्स की बात करते हैं तो फिर बेटा हमें इसके अंदर भी जो अमाइनो एसिड होते हैं वो सरफेस के ऊपर आते हैं। वो जो सरफेस के ऊपर अमाइनो एसिड आएंगे हम उनको भी कहेंगे तो वो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड है। लेकिन जब आप टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें हाइड्रोफोबिक तो बरीड हो जाते हैं। तो फिर हमें वो चीजें जो है वो जो आप क्वेश्चन कर रही हैं कि वो प्राइमरी स्ट्रक्चर मोर स्टेबल है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर लीस्ट स्टेबल है, उसमें वो चीजें ज्यादा कारगर मानी होती है। हम स्ट्रक्चर प्रोटीन के हवाले से बात कर रहे हैं, सॉरी प्रोटीन टाइप्स के हवाले से बात कर रहे हैं कि फाइब्रस प्रोटीन ज्यादा स्टेबल होती है, ग्लोबुलर प्रोटीन लेस स्टेबल होती है। और वो जो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है उसमें आपको पता है ग्लोबुलर प्रोटीन की होती है। सर जी बेटा। ये सेकंड पॉइंट, व्हाई फाइब्रस प्रोटीन आर मोर स्टेबल देन ग्लोबुलर, इसका सेकंड पॉइंट समझ नहीं आया। सेकंड पॉइंट मैंने आपको ये बताया था कि जो सेकेंडरी प्रोटीन्स होती हैं, सॉरी जो फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं, दे हैव हाइड्रोफोबिक
अमाइनो एसिड्स ओवर द सरफेस। जब हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड होते हैं और वो सरफेस के ऊपर होते हैं, तो वो बेटा प्रोटीन्स आप उसको, जब वो प्रोटीन जिसके अंदर अमाइनो एसिड हाइड्रोफोबिक हो और वो सरफेस के ऊपर होते हैं, वो स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपसे कहा, ये भी मैंने आपको एग्जांपल भी दी कि जब आप ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करेंगे, आपने उसको जैसे ही पानी के अंदर डाला, वो हाइड्रोफोबिक अंदर की तरफ आ गया, हाइड्रोफिलिक बाहर की तरफ आ गए। अच्छा, आप उसको पानी से बाहर निकालेंगे, हो सकता है वो चेंज हो जाए, एक्वस मीडियम से बाहर निकालेंगे, वो चेंज हो जाएगा। लेकिन जब आप फाइब्रस प्रोटीन की बात करते हैं, तो उसमें होते ही हाइड्रोफोबिक बाहर की तरफ है, होते ही बाहर की तरफ ओरिएंटेड है। अब उसको पानी में डालें या बाहर निकालें, अब आप उसको एक्वस मीडियम में डाल भी देंगे तब भी वैसा स्ट्रक्चर है, बाहर भी निकाल देंगे तब भी वही स्ट्रक्चर है, तो वो चेंज नहीं होगा। लेकिन आप ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करेंगे, आपने उसको एक्वस मीडियम के अंदर डाला, वो हाइड्रोफोबिक अंदर की तरफ बरीड हो गया, आपने बाहर निकाला तो हाइड्रोफोबिक अरेंजमेंट अपनी चेंज कर देंगे। इसलिए हम कहते हैं जो फाइब्रस प्रोटीन होती है, दे आर मोर स्टेबल बिकॉज उनकी सरफेस के ऊपर जो अमाइनो एसिड होते हैं वो हाइड्रोफोबिक ही रहते हैं। ठीक हो गया जी, ये टाइम अपना खत्म हो गया है। मैं चाह रहा था बेटा, हाँ जी बोले प्लीज। सब स्ट्रक्चर में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से हैं? सेकेंडरी, टर्शियरी, फाइब्रस प्रोटीन, इनमें नहीं से नहीं कौन नहीं, सा? फाइब्रस प्रोटीन जो होती हैं दे आर मोर स्टेबल देन ग्लोबुलर प्रोटीन, तो सेकेंडरी ही ज्यादा स्टेबल होगा। ओके जी ठीक हो गया जी, बाकी इंशाल्लाह फिर हम इसको कल देख लेंगे, फिर इंशाल्लाह हम क्वेश्चन आंसर भी कल कर लेंगे।